नमस्कार सभी को, जय हिंद। कैसे हो सभी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हिंदी का वो टॉपिक जो आपकी डिप्टी जेलर में, एसआई सारे में इम्पोर्टेंट है, तो उसी की बात करते हैं हम। और ये ऐसी क्लास है जिसकी आप डिप्टी जेलर में जाओगे तो इसका संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा। एक तो आधी क्लास तो आज और आधी क्लास कल। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्णमाला से। और आपको कुछ नहीं करना, बस ईयरफोन लगा के सुनो बस बैठ के, क्योंकि लास्ट मौका है। परसों तो एग्ज़ाम है आपके, और एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले एक बार रिवीजन भी हो जाना चाहिए। आपने खूब पढ़ लिया और गवर्नमेंट ने भी खूब टाइम दिया है इस डिप्टी जेलर की तैयारी करने के लिए, तकरीबन 10 से 11 महीने दिए हैं। तो अब वापस आपका रिवीजन भी होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ लिया, किताबों में पढ़ लिया। अब आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। अब जैसे जैसे मैं बता रही हूँ तो आपके दिमाग में ऐसे एक इमेज बनेगी कि हाँ मुझे आ रहा, हाँ मुझे आ रहा, हाँ मुझे, और वही है आपकी रिवीजन क्लास। तो चलो स्टार्ट करते हैं वर्ण से। कहाँ से? वर्ण से। तो वर्ण से स्टार्ट करते हैं। तो वर्ण क्या है? तो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई। मैं शॉर्ट लिखूंगी, किसी को कहना नहीं है कि बीच के शब्द कहाँ गए। तो मैं जल्दी में लिख रही हूँ, क्योंकि आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा चाहिए और बहुत जल्द चाहिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। चलो स्टार्ट करते हैं कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्ण। तो अब बात करते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो मौखिक रूप से बात करते हैं ना, मौखिक। तो मौखिक रूप से आती है ध्वनि। क्या आती है? ध्वनि। तो संधि विच्छेद भी पूछ लेते हैं, मुख प्लस एक मौखिक पूछ लेते हैं कभी कभी, मौखिक का ध्वनि आ गए। फिर हम बात करते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ वर्ड। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, सभी को पता है, नॉर्मल बात है, क्योंकि हम कक्षा 1 से पढ़ते आ रहे हैं। व्याकरण ये अलग बात है, हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं और हमें पता भी है कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर और एक व्यंजन। स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। इतना बेसिक नॉलेज है आपके पास, और मैं आशा करती हूँ कि इतना तो होगा ही। ठीक है, तो हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो एक तो होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। दो स्वर तो होते हैं 11, व्यंजन होते हैं 33। कितने होते हैं? 33, ये हमें पता है। तो अब हम बात करते हैं कि स्वर है जो क्या है, जैसे कि वो ए से लगाकर औ तक और प्लस री, क्योंकि अधिकतर हम री पढ़ते नहीं हैं, इसलिए री लिख रही हूँ, क्योंकि हम अधिकतर हमें पढ़ते नहीं हैं। तो 33 होते हैं, ये बाई मिस्टेक हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्वर क्या होते हैं। स्वर एक स्वतंत्र प्रवृत्ति का है, जैसे कि इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती हमारे जैसे। अब हमको जरूरत पड़ती है ना, जैसे कि किसी और की, अपने परिवार की, सबकी जरूरत पड़ती है, इसको जरूरत नहीं पड़ती। ये स्वतंत्र होते हैं। ये जैसे कि ए है ना, इसको जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये व्यंजन है, ये हमारी तरह है। इसको बोलने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? वर्णों की, स्वरों की, सबकी सहायता करनी पड़ती है। जैसे कि कुछ भी लिख लो, कमल है, कमल है, तो ये सीधा कमल तो लिखी जा नहीं है, इसमें स्वर है। क्या है? इसमें स्वर। तो स्वर कहाँ है? तो ये के आधा है, फिर ये आ गया, ये स्वर है, फिर मैं आधा है, फिर ये स्वर आ गया, फिर ले आधा है, फिर ये स्वर आ गया। तो क्या होगा? स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। मात्राओं की संख्या, तो ये स्वर तो हो गए 11, लेकिन मात्रा, जैसे कि ये मात्रा है ना, जैसे ओ है, ओ लिखा हुआ है, तो ये वाली मात्रा हो गई। जैसे औ हो गया, ओ होगा ना, औ है, तो इसकी ये मात्रा समझ में आ गया। जैसे ए है तो ए की ये मात्रा, आ है तो आ की ये मात्रा। ये सारी मात्राएं होती है जो कितनी होती है? 10 होती है। इतना बेसिक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा, और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा डीप में ना जाए, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम की नज़र से वही हम यहाँ पे फोकस करें। तो व्यंजन हो गए। व्यंजन तो मैंने बता ही दिया कि है ना, ये बिना
ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं और ये 33 होते हैं। तो इसमें आता है स्पर्श व्यंजन। कौन से? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो 25 होते हैं। कैसे लगा के मैं तक, कैसे लगा के मैं तक 25 होते हैं। फिर आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतन व्यंजन वैसे 4 ही होते हैं। कौन से? ये, रे, ले, वे। कौन से? ये, रे, ले और वे, ये 4 ही होते हैं। फिर आते हैं उष्मीय व्यंजन। उष्मीय जिसमें उष्मा निकलती है, हम बोलते हैं जैसे उष्मा निकलती है, उसमें को क्या कहते हैं हम? उष्मीय व्यंजन। उष्मीय व्यंजन कौन कौन से? एक तो से हो गया, श, फिर यश, श और है। ये इनको भी संख्या 4 ही होती है, इनकी भी, और इनकी भी 4 ही होती है। चलो इतना समझ में आ गया। तो हिंदी वर्ण वालों के कुल वर्ण कितने होते हैं? अगर कुल वर्ण पूछे तो 11 + 33 करेंगे, क्योंकि 33 तो ये हो गए और 11 ये हो गए। कुल पूछ लेना, तो ये कुल वर्णों की संख्या तो ये है। ठीक है, अब बात करते हैं कुल वर्णों की संख्या में। बोर तो नहीं हो रहे हो ना आप? समझ में आ रहा है चीजें? धीरे धीरे आ जाएगी। ठीक है, वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। टोटल कितनी होती है? 52। इसमें भी कुछ हम जैसे कि सारे देखेंगे कि कौन कौन से, आपको ज्यादा नहीं करना, एक ही क्लास में सारा कुछ मिल जाएगा। ये हम बात करते हैं। पहला आ जाएगा अपना स्वर, फिर आ जाएगा व्यंजन, क्योंकि हम सारे पढ़ रहे हैं ना कि 52 कौन कौन से होते हैं। फिर आ जाता उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, ये तो इसमें आएगा नहीं। उत्क्षिप्त आ गया, अयोगवा आ गया। अयोगवा मैंने बताया अंग और अह, अयोगवा है। ये बाकी के आ नहीं रहे, तो चलो एक लास्ट लिख देते हैं। फिर संयुक्त वर्ण। ठीक है, ये आगे सारे, इनकी संख्या होती है 11, इसकी संख्या होती है 33। और उत्क्षिप्त तो आपको पता ही है, डे और डे, जिसमें आपकी जीभ लड़खड़ाई 2 होती है। अयोगवा भी 2 होती है। संयुक्त 25 होते हैं। संयुक्त कितने होते हैं? 25 होते हैं। ठीक, सॉरी, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उत्क्षिप्त तो जैसे हम हमारे जीभ लुड़खड़ाई, डे और ए डे, ऐसे लगा ना हमारे जीभ में ऐसे कुछ कंपन से होने लगी ना, कि जैसे डे और डे बोलते। अयोगवा मैंने बताया है अंग और अह, अंग और ये संयुक्त व्यंजन, एक तो अक्ष, त्रय, ज्ञ और श्रेय, ये आते हैं। इनमें एक आता है इंपॉर्टेंट कि ये किस, मतलब कौन से शब्दों से बन के बना है। तो ये अक्ष है ना, तो ये के, ये हम बाद में देखते हैं। ठीक है, ये इनसे बना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपने 33 स्वर की। ये सारे टोटल मिलार हो गए अपने 52, और इन्हीं को क्या कहते हैं? वर्ण। और ये आपके माइंड में एक इमेज बन जानी चाहिए कि वर्णों की संख्या कितनी है, जिसमें अपने स्वर आ गए, व्यंजन आ गए, उत्क्षिप्तता आ गए, अयोगवा आ गए और संयुक्त आ गए। समझ में आ गया? अब हम आगे बात करते हैं कि हिंदी है ना, हिंदी मानक देवनागरी को आपको पता है, तो देवनागरी के अनुसार ही 52 ही है, कोई मतलब ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं स्वर। क्या बात करते हैं? फर्स्ट टॉपिक हम स्वर उठाते हैं और इसको एक एक पढ़ लेते हैं कंप्लीट। आशा है कि इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं स्वर। ये हो गए 11। ठीक है, स्वर है ना, ये इनके प्रकारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे उच्चारण के आधार पर है, जीवा के आधार पर है, ओष्ठ के आधार पर है, मुख के आधार पर है, नासिक के आधार पर है। हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर तो उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? एक तो लघु और एक होता है दीर्घ। क्या होगा? सॉरी, ये थोड़ी मात्रा मिस्टेक हो गई शायद, लग रहा था मुझे ऐसे। दीर्घ, लघु यानी छोटा, दीर्घ है ना बड़ा।
फिर आता है ओष्ठकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर ये होते हैं दो, एक तो वर्ताकार और एक अवर्ताकार। ये इतना नहीं है लेकिन मैं बता रही हूँ बस, हम इतना नहीं डिस्कस डीप में पढ़ेंगे अवर्ताकार, क्योंकि ये लगता नहीं है आएगा अवर्ताकार। फिर आता है जिह्वा, ये इम्पोर्टेंट है, जिह्वा या हम कह सकते हैं जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर। तो जीभ के आधार पर कितने होते हैं? 3, अग्र पश्च मध्य 3 होते हैं। कौन से? एक तो अग्र हो गया और एक पश्च हो गया और एक मध्य हो गया, ठीक है। फिर आता है मुखाकृति, यानी मुख खोलने के आधार पर, मुख के आधार पर। तो मुख के आधार पर हम जानते हैं एक तो आता है विवर्त, फिर आता है एक अर्धविवर्त, अर्धविवर्त, फिर आता है संवर्त और एक आता है अर्धसंवृत। संवर्त। फिर आता है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर तो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि छोटे छोटे तरीकों से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये सारे समझ में आ गए कि स्वर 11 होते हैं, उच्चारण के आधार पर 2 होते हैं, लघु और दीर्घ, और एक प्लुप्त भी आता है, प्लुप्त। इनको ही कहते हैं एक मात्रिक, द्विमात्रिक, सारे ये आ जाते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं और हम इनको 1 by 1 पढ़ते हैं। ये मैंने एक बार लिखा दिया क्योंकि किसके टाइप ऑफ वर्ड एक ही स्लाइड में हो गया सारा, हमें बार बार नहीं चेक करना पड़ेगा भाई इसके ये है इसका वो है, ठीक है। वर्ण पढ़ रहे थे, वर्ण में क्या पढ़ रहे थे? स्वर, स्वर के क्या पढ़ रहे थे हम? प्रकार, टाइप ऑफ स्वर। तो पहले पढ़ते हैं उच्चारण के आधार पर पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ते हैं? हर्ष, हर्ष, इसी को कहते हैं एक मात्रिक। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी? ए ई उ री, ए ई उ री। एक तो ए ई उ और री। ए ई उच्चारण मतलब उच्चारण करते समय अधिक समय लगे, मात्राओं में अधिक समय लगे, जैसे लिखे मतलब एक समय लगता है, ई कम समय लगता है ना, अधिक समय नहीं लगता, कम समय लगता है, सॉरी कम समय लगता है, उच्चारण में कम समय लगता है, उसे क्या कहते हैं हम? हर्ष समय। इसे मूल स्वर भी कहते हैं, कभी कभी पूछ भी लेते हैं मूल स्वर कौन से होते हैं। तो यही 4 होते हैं। कौन कौन से ये मैंने बता दिए है और हमने देख भी लिया। ए ई उ और रे, कम समय लगता है, वही क्या है। फिर आता है टाइप ऑफ, जैसे कि ये एक हो गया। फिर आता है दीर्घ, दीर्घ इसे बड़ा कहते हैं, इसे गुरु कहते हैं और इसे कहते हैं द्विमात्रिक, यानी 2 मात्रा होती है। इसमें क्या है कि हर्ष से ज्यादा समय लगता है किसको? दीर्घ को। हर्ष दीर्घ हो गया, नाम ही है इसका दीर्घ, गुरु बड़ा सब कुछ यही है। तो इसका 2 मात्रा होती है, इसमें क्या लगता है? अधिक समय लगता है। तो 2 मात्रा वाले अलग कर लो। 2 मात्रा वाले कौन कौन से? एक तो आ गया, बड़ी ई आ गई, बड़ा ऊ आ गया, ओ आ गया और वो औ आ गया। ये हो गया सर। अब हम बात करते हैं प्लुप्त। प्लुप्त वैसे हम कोई इतना खास नहीं है कि, लेकिन टाइप ऑफ 3 आ जाता है प्लुप्त। इसमें हम अधिकतर 3 मात्रा होती है और ये हमारे काम नहीं आता है त्रिमात्रिक स्वर, जैसे कि ओम आ गया, ये सारे आ गए, ठीक है। अब इसमें पढ़ लेते हैं, जैसे कि इसमें ना, हाँ मैंने बताया था कि इसमें हर सुर से 2 गुना समय लगता है, ठीक है। अब आ ई उ ये होते हैं सजातीय, यानी समान जातीय। आ ई उ इनको यही पे बता रही हूँ मैं, सजातीय, सजातीय। और ये ओ इधर लिख देती हूँ। ये हो गए 3 विजातीय,
जाती है। अब आगे बात करते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको इतना सा। और वापस हम 15 मिनट लास्ट की जो क्लास होगी हम स्टार्टिंग से लगा के एंड तक वापस रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। बात करते हैं ओस्ट आकृति के आधार पर। ओस्ट है अपने मुख से, होठों के आधार पर। आशा है इतना समझ में आया होगा। कोई बात नहीं, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। ओस्ट आकृति के आधार पर आपको पता है कि एक तो आ गया वर्ताकार और एक अवर्ताकार। एक तो वर्ताकार जैसे कि हमारा मुंह उस टाइप से बनता है, जैसे कि ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। समझ में आ गया। अवर्ताकार जिसमें हमारे जैसे कि ए, वो सारे शब्द यहाँ पे आ जाएंगे। फिर वस्वर, आ, ई और ऊ को छोड़ दो क्योंकि ऊ तो उधर आ गया। फिर ए, आई और री। ये कोई इतना खास नहीं है, इसलिए इसको इसमें समझा नहीं रही हूँ। लेकिन हम आगे इंपॉर्टेंट बात करेंगे जिह्वा के आधार पर या फिर जीभ के आधार पर। ये तो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है, तो हमने एक बार देख लिया उनको। अब हम बात करते हैं जीभ के आधार पर। जीवा के आधार पर तो जीवा के आधार पर भी 3 ही प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमारी ऐसे जीभ बना लो, अच्छा रहेगा, आपको अच्छी समझ में आएगी। इतनी बड़ी जीभ तो नहीं है, छोटी होती है लेकिन क्या ही करें, किसी की बड़ी भी हो जाए ये हो गया। ये तो हमारा हो गया अग्रभाग। कौन सा हो गया? अग्र। नॉर्मल तरीके से समझा रहे हो, अग्र। ये हो गया मध्य, ये हो गया पश्चिम। समझ में आ गया? ये हो गया अग्र, मध्य, पश्चिम, 3 हो गए। तो अग्र, मध्य, पश्चिम में देखो कि मध्य का ही ज़्यादा पूछते हैं। एक तो क्योंकि ये एक ही है लास्ट, कंप्लीटली ये एक ये ए। और ये अपने पश्चिम में क्या आ गया? आ, उ, ओ, औ। क्या आ गया पश्चिम में? आ, उ, क्या? ओ, औ। क्या गया? ओ और औ। फिर बचता अपना अग्र। अग्र में कौन से होता है? ई, री, ए, आई। कौन से? एक तो छोटा ई, बड़ा ई, री, ए और आई। अगर आप ऐसा भी अनुमान लगा सकते हो कि ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गए, तो बाकी के सारे आ जाए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये मध्य वाला तो आपको याद करना ही है। तो पश्चिम आ गया, मध्य आ गया, अग्र आ गया। अग्र में कौन सा? ई, बड़ी ई, री, ए, बड़ा ई। फिर क्या आ गया? पश्चिम में आ गया आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ, ये आ गए। फिर मध्य में ए, एक लास्ट बढ़ता है। फिर बढ़ता है हम अब आगे की ओर मुख्य आधार पे। मुख्य आधार पे हमने बात की थी पहले, टाइप ऑफ, नाम तो याद ही होगा, समर्थ, अर्ध समर्थ, विव्रत, अर्ध विव्रत, ये बातें हमने की थी। फिर आते हैं मुख्य आधार पे। मुख खुलने के आधार पर, जैसे भी बोल लो, खुलने के आधार पर जैसे कि संवर्त है, मैंने बताया था। फिर आता है अर्ध समर्थ, फिर आता है विव्रत, फिर आता है अर्ध विव्रत। अर्ध विव्रत, ठीक है। संवर्त क्या होता है? जिसको बोलने में मुख आधा खोलना पड़े, या फिर जिन स्वरों का हम उच्चारण करें उसमें प्राणवायु कम लगे, या फिर हमारी जो शक्ति है वो कम लगे। जैसे कि हमने बोल दिया समर्थ में, क्या बोल दिया? ई, उ, री। कौन सा? ई, उ और री, यानी कि समर्थ यानी जिसमें ज्यादा मुंह खुला हो। अर्ध समर्थ यानी जिसमें कम मुंह खुला हो। दूसरा इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि हाँ, कम मुंह खुला हो, ठीक है। इसमें ज्यादा खुला होता है, ठीक है। बात करते हैं जैसे कि ए, ओ, ए बोल के देखो एक बार फीलिंग आएगी। दूसरी ए, ओ, मतलब कम खोलना पड़ता है। एक ई, उ, री, जैसे कि हम
ज्यादा मुंह खोलते हैं। विवृत में ऐसा ही है कि जिसमें ज्यादा मुंह खोलना पड़े, जैसे कि आ, आप किसी को आवाज लगाते हो तो वो लास्ट तक जब तक आ नहीं निकल जाता ना तब तक आप पीछा नहीं छोड़ते उसका, तो उस तक आवाज पहुंच ही जाती है। अर्धविवृत जिसमें आधा मुंह खुला रहता है, जैसे कि ए, आई और ओ, ये होता, ठीक है, ये होता है। फिर हम बात करते हैं क्या स्वर है कि हमने बात की मुख के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर विवृत है, समर्थ है, अर्धसमर्थ है, अर्धविवृत है, हमने इसकी बात कर ली, ठीक है। अब करते हैं हम बात अपनी आगे की ओर। मुझे ऐसा लगता होगा कि आपको समझ में आ रहा है और मेरी कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं नासिक के आधार पर, यानी नाक के आधार पर, जीभ के आधार पर हो गया, मुख के आधार पर हो गया। अब हम बात करते हैं नासिक यानी नाक के आधार पर। नासिक के आधार पर कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा आपका 2 दिनों में, और आपको भी बड़े आनंद आएगा क्योंकि आपको जितना रिवीजन उतना फास्ट करवा रहे हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कि नासिक के आधार पर हम 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अनुनासिक, एक निनुनासिक। कौन सा होता है? एक तो अनुनासिक और एक निनुनासिक, जैसे कि हम बात कर लेते हैं। एक तो होता है अनुनासिक और एक होता है नासिक, ठीक है। अब आता है नासिक के आधार पर 2 भेद हो गए कि अनुनासिक कितने भेद होते हैं, तो अनुनासिक के कोई भेद नहीं होते, अनुनासिक खुद 2 होते हैं बेचारे। और निनुनासिक कितने होते हैं, तो हम बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे भी देखेंगे और सभी तौर पे देखें, जैसे कि अंग और अ, अंग और, जिसको नाक की जरूरत नहीं पड़ती और जिसको नाक की जरूरत पड़ती है वही होता है निनुनासिक और अनुनासिक। अब हम आगे बात करते हैं बाकी के जो ये आगे। अब बाकी के जो बच्चे हैं वो जैसे ए, आ, ई, ये सारे, वो सारे आ गए, इसमें 2 को निकाल दो, बाकी सारे क्या आ गए निनुनासिक में। समझ में आ गए, सभी प्रकार के स्वर आ गए। जैसे कि हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम भी देख लेते हैं, जैसे कि यानी ना की जरूरत पड़ती है ना, आँख बोलते हैं हम, पड़ती है इसमें, तो ये हो गए। छोटी छोटी चीज़ें थी, हमने बड़ी आसानी से पढ़ लिया है, और मुझे इतनी आशा होगी, उम्मीद होगी आपसे इतनी तो रख ही सकते हैं कि इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं व्यंजनों की। किसकी बात कर लेते हैं? व्यंजन के प्रकार, टाइप ऑफ व्यंजन। स्वर की हो गई, अब हम बात कर लेते हैं व्यंजन की। चलो एक नज़र हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या है, ये सारे हम अपने एक ही नज़र में देख लेते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या है। तो वर्णमाला वो है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं क्या, एक तो स्वर और एक होते हैं व्यंजन। स्वर जो स्वतंत्र होते हैं, बोलने में आसानी होती है, किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे स्वर कहते हैं। व्यंजन स्वर होते हैं 11, और मात्रा के आधार पर देखें तो 10 होते हैं, क्योंकि वो मात्रा मैंने आपको बताई थी। वो जैसे कि ए आ गया तो ए आ गया, ई आ गया तो ये ई वाला आ गया, जैसे ये सारी मात्रा मैंने आपको बता दी थी एक बार में, ये रिविजन करेंगे। फिर आता है कि स्पर्श व्यंजन, वो तो हम व्यंजन में डिस्कस कर लेंगे एक बार में। तो कि स्वर के, जैसे कि वर्णों की संख्या हमने बताई थी 52 बताई थी, जिसमें स्वर होते हैं 11, व्यंजन होते हैं 33 और उत्सिक्त व्यंजन है वो होते हैं अपने 2 डे और ढे। ये होते हैं अयोगवा, जो 2 होते हैं, ए अंग और एह संयुक्त व्यंजन है। तो हमने बात की थी अक्षय, त्रय और गे, इसकी बात हमने कर ली थी, ठीक है। देवनागरी लिपि के अनुसार भी 52 ही होते हैं। तो स्वरों के प्रकार पढ़े थे हमने, टाइप ऑफ स्वर। तो इसकी क्या क्या टाइप पढ़े थे अब देखते हैं कि उच्चारण के आधार पर देखे थे लघु और दीर्घ और प्लुप्त, क्योंकि प्लुप्त अधिकतर हमने देखा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, प्लुप्त भी है। और ओष्ठ आकृति यानी कि अपने होठों के आधार पर कितनी है, तो वृत्ताकार और अवृत्ताकार।
और जीवा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक तो अग्र, मध्य, पश्च और मुखाकृति के आधार पर होते हैं संवर्त, अर्धसंवर्त और विवृत और अर्धविवृत। ठीक है। नासिक के आधार पर होते हैं अनुनासिक, निर्नासिक और निर्नुनासिक। ठीक है। और उच्चारण के आधार पर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ये तो हमने देख लिया था। और अब हम बात करते हैं अपने व्यंजन की ओर पे। इतना समझ में आ गया होगा, इतना तो आशा कर ही सकती हूँ आपसे। और मुझे लगता है कि आपको बड़ी मतलब इतना आपने पढ़ा होगा और आपका रिविजेशन हो रहा है, तो रिवाइज तो बढ़िया तरीके से हो ही रहा होगा, क्योंकि 1 सेकंड में रिवाइज हो रहा है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। व्यंजन, व्यंजन का वर्गीकरण कर लेते हैं। सब हो गए कंप्लीट। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि उच्चारण के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर, मतलब सारे की बात कर लेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर और उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, जो भी है हम देख लेते हैं। तो उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं ये तो हमने देख लिया था। जीवा और अन्य अवयवों के स्तर देख लिया था। स्पर्शीय, संघर्षीय, स्पर्श है, संघर्षीय, नासिक है, ये सारे हमें पढ़ने हैं। तो चलो हम स्टार्ट कर देते हैं। पूरा बोर्ड से ही होगा। ठीक है। उच्चारण के आधार पर हम देख लेते हैं। एक तो होता है जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर हमने वहाँ पे देखा था, क्या स्वर पे भी देखा था, और इसके भी आता है। तो जिह्वा के इसके आधार पर आता है स्पर्शी, संघर्षी, तो ये सारे जो आते हैं। तो मैं एक छोटा सा इसमें थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। एक तो होता है के वर्ग, छोटी सी बात। एक होता है चे वर्ग, च ट त प, कचट तप। ये तो याद रखना ही है आपको, बोलेंगे यही पढ़ा रहे, यही है आपके सिलेबस में। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें क्या है कि कौन सा कंठ है, कौन सा तालव्य है, वही हम इसमें देखेंगे। ठीक है। हाँ, तो थोड़ा बहुत लग रहा है ना कि ऐसे कि हाँ जोश आ रहा है, समझ में आ रहा है मैडम, समझ में आ रहा है। ये हो गया अपना कंठ, कंठ स्वर। और ये मतलब कि जैसे कि हम अपने हिसाब से बोल सकते हैं कि कंठ कौन सा होता है, ये उसमें हो गया, स्पर्श हो गया, ये हम सारी बातें हमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। हाँ, इतना तो समझ हो गया, हो गया। ठीक है। हाँ, इतना तो समझ में आएगा, आ ही जाएगा। मतलब कि हम किस चीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं, किस स्टार्ट से नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमारी बेसिक नॉलेज हमें आनी चाहिए। और फिर हमें इसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी देख लेंगे, जो एसआई में गत वर्षों वाले हैं वो भी देख लेंगे। और मुझे ऐसा लगता होगा कि आपको बोरियत तो महसूस नहीं हो रही होगी, क्योंकि मेरी फर्स्ट क्लास है ये। और मैं अपना संपूर्ण योगदान जो है, जो अपनी एनर्जी है, वो इसमें दे दूंगी। और मैं चाहूँगी कि आपको समझ में भी अच्छी तरह से आए। ठीक है। तो कंठ, तालव्य, ओष्ठ और मूर्धन्य, दंते, ये सारे हमने देख लेते हैं। तो च च शब्द, जो तालव्य, मूर्धन्य, दंते, ओष्ठ, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गए। फिर आता है, एक आता है श, एक तो आता है श, 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 और एक है, ये आता है कांकल्य, सॉरी उसमें। ये मैं बता नहीं रही हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमें इतना तो आता है, तो कोई बात नहीं, इतना आता है तो देख लो। ये होता है, इसको कहते हैं कांकल्य स्वर, कांकल्य स्वर, क्योंकि ये कंठ से भी बोला जाता है, इसलिए क्या हो गया, कांकल्य स्वर। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सघोष, अघोष। इनको तो देखना ही पड़ेगा कि इनको ये भी आते हैं, क्योंकि बीच बीच में आते हैं कि ये आते हैं, ये आते हैं, ये आते हैं। तो हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन बात कर लेते हैं। स्पर्श व्यंजन होते हैं 16, समझ में। संघर्ष व्यंजन हो जाते हैं, फिर स्पर्श संघर्ष हो जाते हैं, फिर नासिक हो जाते हैं। उत्सिक्त हमने पढ़ लिया, डेड है। और प्रकंपित, यानी कि जिसमें कंपित हो, लुंठित हो, जो हो गया। पार्श्विक हो गया, संघर्षहीन हो गया, यानी बिना संघर्ष के।
अर्धस्वर व्यंजन, ये सारे हमने देख लेते। तो एक एक हम देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन हो गया एक। तो एक संघर्ष, स्पर्श संघर्ष एक हो गया, संघर्ष और स्पर्श संघर्ष। ठीक है, स्पर्श संघर्ष हो गया। नासिक हो गया, कौन सा हो गया? ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, लेकिन हाँ पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो ये 2-3 थे, ये नहीं पढ़ा था। ये कैसे लगाकर मेतक, कैसे लगाकर मेतक। और ये हमने इस संघर्ष भी कहते हैं, इसको कहते हैं हम उष्मीय। क्या कहते हैं? उष्मीय। जैसे कि वो हमने पढ़ा था से, श और हे। और हे को मैंने बताया था आपको कि कांकल्य भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कांकल्य भी कहते हैं। और जो ये वाला आगे स्पर्श संघर्ष, जैसे च, छ, ज और ये, समझ में आ गया? ये नहीं है होता ज, ये आ गया। फिर आते हैं अपने नासिकेत वाले, वो जो नाक से बोलते हैं, नाक की सहायता से बोलते हैं। जैसे कि ड, ये जो सारी अक्षर है ना, वर्ण है, वर्ग है ना, उसके लास्ट 5वां अक्षर, जैसे कि ड आ गया, ये आ गया, ये जो सारे अक्षर होते हैं ना वो होते हैं। जैसे न आ गया, न आ गया, मैं आ गया, ये सारे क्या होते हैं? नाक से बोलते हैं, नासिका से बोलते हैं। उत्सिक्त आपको बता ही दिया। तो जो अब आपकी डे है वो है परकंपित। परकंपित सिर्फ एक ही स्वर है, कौन सा होता है वो? रे। एक बार बोलते हैं ना, जैसे हमारी जीभ 2-3 बार ऐसे प्रकंपित, लुंठित हो रही है, जैसे रे, एक अलग लगता है। पार्श्विक स्वर भी याद रखना आपको, पार्श्विक व्यंजन भी आपको याद रखना है। कौन सा? ले। ठीक है। फिर आता है संघर्षहीन। संघर्षहीन 2 होते हैं, जैसे कि एक तो ये होता है और एक ये होता है। क्या होता है ये? संघर्षहीन। ठीक है। अर्धस्वर होते हैं, हमने पढ़ लिया था। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, स्पर्श व्यंजन 16 होते हैं। ये कंफ्यूज करने वाला है कि स्पर्श व्यंजन तो होते हैं 16। कितने होते हैं? सॉरी 25 होते हैं, 25 होते हैं। और स्पर्श व्यंजन होते हैं 16। ठीक है। ये दोनों आपस में कंफ्यूज करने वाले हैं, तो इसको याद रखना। ठीक है। अब आप बात करते हैं कि हमारे व्यंजन भी हो गए, व्यंजन के सारे प्रकार भी देख लिए हैं। और अब हम बात करते हैं स्वर तंत्रिका के आधार पर। जो हमारा स्वर है ना, उस तंत्रिका के आधार पर हम बात कर लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ स्वर तंत्रिका आधार पर। स्वर तंत्रिका के आधार पर आधे वर्ड लिखूंगी, मैं कहूँगी कि क्योंकि समय नहीं है हमारे पास, आप समझ जाएंगे, क्योंकि मैं बोल रही हूँ वही शब्द मैं बोल रही हूँ। ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं, कौन से? एक तो होते हैं अघोष, एक होते हैं सघोष। एक तो होते हैं अघोष, एक होते हैं सघोष। ठीक है। एक होते हैं अघोष, एक होते हैं सघोष। इसके संधि विच्छेद पूछ लेते हैं। एप धन घोष, और इसका होता है श धन घोष। ठीक है। आनंद आ रहा है, ऐसे जोश आ रहा है कि हाँ मुझे याद है, हाँ मुझे याद है। बस यही आना चाहिए। मेरा पढ़ाने का मकसद यही है कि आपका रिवीजन हो जाए और बहुत और सरल भाषा के अंदर। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा सारे होते हैं, लेकिन इनमें कौन सा आएगा वो हम देखेंगे। तो ये होती है, हमने पढ़ लिया वर्ग। जैसे कि कोई वर्ग है, हमने के वर्ग उठा लो, कोई भी उठा लो, के वर्ग, खिंचे वर्ग, कुछ भी उठा लो, जिसके जैसे आ गए के, खे, ग, ओड़े, ये 5 आ गए। ये क्या हो गए कि जैसे कि 2 और 1, यानी कि 1 और 2, पहला और दूसरा व्यंजन, पहला और ये दूसरा व्यंजन। समझ में आ गया? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, पहला और दूसरा व्यंजन किस में आएगा? सघोष में। ठीक है। और बाकी कितने बच गए कि 3, 4, 5। तो 3, 4, 5 इसमें आ जाएगा, 3, 4 और 5। जैसे घ, ज, ये आ गए सारे के सारे। अब हम बात करते हैं जैसे कंपन वगैरह होता है, जैसे सघोष प्लस घोष, ये होता है 31। कितने?
इनकी संख्या कितनी होती है? 31। और इनकी कितनी होती है? 13। समझ में आ गया? और इसमें होता है प्लस, तीनों शे भी लिख लो, शे और शे। ठीक है, तीनों शे आ गया। विसर्ग भी आता है, विसर्ग भी आता है, अघोष में आता है। फिर इसमें क्या आता है कि इसमें से आ गए तो इसमें क्या आएगा? तो इसमें ये रले वो बच गया, वो आ जाएगा। कौन सा? ये, रे, ले और वे, ये इसमें आएगा, क्योंकि ये तीनों सही आए हैं, है नहीं आया तो है इसमें चला जाएगा। समझ में आ गया? सभी हो गए? ठीक है, और स्वर भी आ जाएंगे। ठीक है, क्या आ गए? एगोश में क्या है? 13 होते हैं। 1 + 2 प्रत्येक वर्ग की बात करें हम, प्रत्येक वर्ग की बात करें। इसमें 3, 4, 5 वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ठीक है, और आगे इसमें स्वर 11 आ गए। ठीक है, हो गई बात। अब हम बात करते हैं, हाँ ठीक, सगोश अघोष, हाँ आ गया। अब हम बात करते हैं प्राणवायु के आधार, यानी श्वास के आधार पर। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। शॉर्ट तरीके से समझा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं समझाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा वक्त आपके पास में नहीं है, और मैं ज़्यादा खिचड़ी से नहीं पढ़ा रही, यानी खिचड़ी नहीं पका रही। ओके, चलो हम बात करते हैं प्राणवायु। प्राण गए वचन ना जाए, प्राणवायु के आधार पर, या फिर श्वास के आधार पर भी बोल सकते हैं, श्वास के आधार। तो प्राणवायु के आधार पर होता है अल्प प्राण, फिर होता है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक तो होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण, और एक होते हैं अपने महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण में होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। कितना होता है? प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक है, हो गए। फिर आ जाता है इसमें ये रलव, ये र, ले और वे, ये आ गए। समझ में आ गए? फिर आ जाते हैं इसमें सभी स्वर। स्वर कितने बताए थे? 11 बताए थे मैंने। चलो ये हो गए, हाँ 11 और 4 15 हो गए। 15 तो ये हो गए ना, 15 तो हो गए, 15 और 4 19, 19 और 11 30 होते हैं। 19 और 11 कितने होते हैं? 30 होते हैं, तो हो गए टोटल 30। अब बात करते हैं महाप्राण की, जिनमें समय कम लगता है, जिनमें समय ज़्यादा लगता है, वही है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें रिवीजन करना है वेरी फास्ट, वेरी तरीके से। अब इसमें आ गया, क्या आ गया कि 1, 3, 5 तो इसमें आ गया, फिर 1, 3, 5 इसमें आ गया, तो 2, 4 बच गए पीछे। ये रेलवे इसमें आ गए, तो से दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत, से और हे, ये बच गए। ठीक है, आगे सारे 14 होते हैं, तो ये 14 आ गए ना। 2 प्रत्येक का 2 वर्ग, ये तो हो गए, ये 10 हो जाते हैं, प्रत्येक 2 वर्ग, तो 10 तो ये हो गए, 4 ये हो गए, 10 4 14। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने बताया था, काकल्य स्वर भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार बता रही हूँ। ओके, चलो हम बात करते हैं उच्चारण के आधार पर। कलर चेंज कर लिया एक रेकर, सही लगे और तो कहीं। चलो बात करते हैं उच्चारण के आधार पर। वैसे उच्चारण के आधार पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऐसा देख लो कि जैसे कि कंठ है, कंठ से बोले जाते हैं, जैसे के वर्ग आ गया, तालु वर्ग है तो मतलब तालव्य, जैसे कि चे वर्ग आ गया, मुर्दा यानी कि जीभ दांतों के पीछे टच होती है, मुर्दा, ट वर्ग आ गया। फिर आते दंत्य, त थ द, ये सभी को पता, दंत्य आ गए। फिर आगे ओष्ठ, ओष्ठ जैसे कि हमारा मुख बोलता है, जैसे प फ ब, बिना होठों के बोल नहीं सकते, ओष्ठ बिना होठों के बोल नहीं सकते। नासिक है, जैसे नाक से बोलते हैं, ड़ ज ये न म, ये सारे आगे नासिक है। ठीक है, फिर आता है कंठ तालु, कंठ और तालु, जैसे कि ए ऐ अ आ, ये सारे क्या आ गए? कंठ और ओष्ठ। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हाँ
काकल्य मैंने बताया था, जिसे एलिजिवा भी कहते हैं, काकल्य स्वर। काकल्य याद रखो, काकल्य ये है ही है, और उसमें भी है, कौन से श है, ठीक है। उच्चारण के स्थान पर बता दिए मैंने, सारे बता दिए। दंतोष्ट, हाँ दंत के साथ व बोलते हैं ना, दंतोष्ट, दंतोष्ट, ओ ओ कंठ ताले ए आई, ये सारे आ गए, ठीक है। हाँ पिछले ईयर के जो गत वर्षों से एग्जाम पेपर आए थे ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बता दूंगी एक बार के लिए। ओके, ये हो गए हमारे वर्ण कंप्लीट, ठीक है। हाँ जो समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट में बता देना कि समझ में ये नहीं आया, वो नहीं आया, तो हम, मेरा कोशिश रहेगी कि जो कल हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको सभी को बता देंगे। फिर भी आप कोई ना बता दो कि क्या समझ में आया है, क्या नहीं आया। हाँ ठीक है, ये तो सारा समझ में आ गया ना कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, महाप्राण पढ़ लिया, अल्प प्राण पढ़ लिया, सारे पढ़ लिए हमने तो, हैं सारे पढ़ लिए, तो इतना तो समझ में आ गया होगा, आशा है। फिर हम क्या, कौन से चैप्टर लें? कौन सा? वर्ण पढ़ लिया, अब कौन सा पढ़े? विराम चिन्ह पढ़ लेते हैं। हाँ विराम चिन्ह जैसे कि ठहराव होता है, एक रुकावट होती है एक अलग सी, जैसे कि महत्वपूर्ण, जिसे हम वर्ण, जैसे विराम चिन्ह कहते हैं, जैसे कि पूर्ण विराम हो गया, अर्ध विराम हो गया, अल्प विराम हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, विषयों में सूचक हो गया, अपने उद्धरण हो गया, योजक चिन्ह हो गया, निर्देशक चिन्ह हो गया, कोष्टक हो गया, ये सारे चिन्ह जो लागू चिन्ह हो गए, जो इंपॉर्टेंट है, हम बात कर लेंगे और कल कर लेंगे डिस्कस, कोई बात नहीं है। और कल हम 3 टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, जैसे कि समास हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, और ये अपने चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा आप बता देना कौन सा हो, क्योंकि मैं बाकी के सारे जो चैप्टर है वो हम कल कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद आज की क्लास के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।